हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरे आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 9th क्लास की इकोनॉमिक्स बुक का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करूंगा, जिसका नाम है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इस चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करने से पहले जान लेना जरूरी है कि इस चैप्टर को स्टडी करने का पर्पस क्या है, आखिरकार क्यों हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, क्यों इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप सबको आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने, आपके पेरेंट्स ने बहुत सारी फेरी टेल्स, मॉरल स्टोरीज सुनाई होंगी या फिर अभी भी सुनाते होंगे। ये मॉरल स्टोरीज या जो फेरी टेल्स हैं, ये रियल लाइफ से हटके हैं, ये सारी की सारी इमेजिनरी स्टोरीज हैं, बट स्टिल हम इन स्टोरीज को पढ़ते हैं। उसका कारण ये है कि इन स्टोरीज के अंदर कुछ ना कुछ मॉरल रहता है जो कि हमारी रियल लाइफ पे अप्लाई करता है, रियल लाइफ से कनेक्ट होता है, हमें कुछ इनसे सीखने को मिलता है। ठीक इसी तरह ये जो स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर की मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, ये एक इमेजिनरी स्टोरी है। विलेज पालमपुर कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक इमेजिनरी विलेज है, लेकिन फिर भी हम इसको समझेंगे क्योंकि इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे ये इकोनॉमिक्स से कहीं ना कहीं मेल खाते हैं, रियल लाइफ से मेल खाते हैं और इससे भी हमें सीखने को मिलता है। सो चैप्टर की डेप्थ में जाने से पहले हमें जान लेना जरूरी है कि ये आखिरकार विलेज पालमपुर दिखता कैसा है कैसा, यहां पे कितने लोग रहते हैं, क्या काम करते हैं, इसका एरिया कितना है। सो दोस्तों, जो हमारी एनसीईआरटी की बुक के अंदर बताया गया है उसी को एक्सट्रैक्ट करके मैंने यहां पे प्रेजेंट किया है कि ये जो इमेजिनरी विलेज पालमपुर है इसका एरिया 246 हेक्टेयर का है। 246 हेक्टेयर कितना एरिया हुआ आप जान लीजिए कि 1 हेक्टेयर के अंदर तकरीबन 20 कनाल होते हैं और एक कनाल के अंदर 500 स्क्वायर यार्ड होते हैं। सो ये 246 हेक्टेयर का एरिया है जिसके ऊपर ये विलेज पालमपुर फैला हुआ है और यहां पे 450 के करीब फैमिलीज रहती हैं। सो कोई बहुत ज्यादा बड़ा विलेज नहीं है। यहां पे जो विलेज पालमपुर है, जो रोड का नेटवर्क है काफी अच्छा है क्योंकि नियर बाय जितने भी विलेजेस हैं उनके साथ बोला गया है कि ये विलेज कनेक्टेड है और आसपास के जितने भी टाउन हैं वहां पे जाने का रास्ता अवेलेबल है, रोड्स के साथ ये कनेक्टेड है। रायगंज इसका एक नेबरिंग विलेज है, जो एक बड़ा विलेज है जो कि पालमपुर से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे बताया जा रहा है। शाहपुर इसका एक नियरेस्ट टाउन है। यहां पे सड़कों पे बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के जो मीन्स हैं देखे जा सकते हैं। बुलक कार्ट से लेके यहां पे हम मोटरसाइकिल और जीप भी आम सड़कों पे देख सकते हैं। दोस्तों, यहां पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो कि गवर्नमेंट का है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है। ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या होता है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर उस हेल्थ सेंटर को बोला जाता है जहां पे एक डॉक्टर होता है और लिमिटेड स्टाफ होता है। यहां पे इलाज के बहुत बड़े उपचार नहीं किए जाते, सिर्फ फर्स्ट एड जो है आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाता है। साथ ही पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल और 1 हाई स्कूल है। यहां पे छोटी मार्केट भी अवेलेबल है जहां पे ग्रोसरी और रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाली आइटम्स आसानी से मिल जाती हैं। और यहां पे तकरीबन घरों में इलेक्ट्रिसिटी का प्रबंध है। ये इलेक्ट्रिसिटी ना सिर्फ घरों को रोशन करती है बल्कि लोग इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज ट्यूबवेल को चलाने में, स्मॉल बिजनेसेस को रन करने में करते हैं। तो ये हमने जो पालमपुर के बारे में पढ़ा तो इससे हमें पता लगता है कि यहां पे बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। यहां पे जो जिंदगी जीने के लिए रिक्वायरमेंट है वो अवेलेबल है। तो इस लिहाज से ये एक हमें प्रॉस्पेरस विलेज नजर आता है। सो दोस्तों, यहां पे लोग जीने के लिए क्या करते हैं, कमाने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, यह भी जान लेना बहुत जरूरी है। यहां पे बताया गया है कि पालमपुर के अंदर जो 450 फैमिलीज रहती हैं, ज्यादातर लोगों का जो ऑक्यूपेशन है वो कल्टीवेशन है। ज्यादातर लोग फार्मिंग एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सारे के सारे लोग फार्मिंग करते हैं। फार्मिंग इनका मेन ऑक्यूपेशन है, बट इसके अलावा भी और एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं। ये और एक्टिविटीज क्या है? फार्मिंग के अलावा जो भी एक्टिविटी है उसे हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटी बोलते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं,
फार्मिंग के अलावा जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है पैसा कमाने के लिए, जीवन व्यतीत करने के लिए, उसे हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटी बोलते हैं। ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज क्या क्या है यहां पे लिखी है, जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, छोटा मोटा मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम करते हैं, जैसे कि बॉक्सेस बना लिए, कुछ हमने अचार वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से रॉ मटेरियल को फाइनल आउटपुट के अंदर कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस बोलते हैं। देन डेयरी फार्मिंग है, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है। फार्मिंग के अलावा ये एक्टिविटीज लोग परफॉर्म करते हैं। देन दोस्तों, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, चाहे फार्मिंग करनी है चाहे नॉन फार्मिंग करनी है, इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए कुछ चीजें यूज होती हैं जिसे हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं, हम उन्हें मैनमेड आइटम्स बोलते हैं, ह्यूमन एफर्ट बोलते हैं और मनी। कहा जा रहा है कि काम करने के लिए जनरली कुछ चीजें चाहिए, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? लैंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, मिनरल्स, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज है जो कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए। देन कुछ मैनमेड आइटम्स हैं, ये मशीन्स हो सकती हैं मैनमेड आइटम। देन ह्यूमन एफर्ट, हम लोगों की लेबर भी तो जरूरी है कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, और कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए मनी भी चाहिए होता है। सो चाहे आप फार्मिंग एक्टिविटी कर रहे हैं या नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए होती हैं जिसका जिक्र यहां पे हुआ है। देन इसके बाद हमारे पास जो बुक के अंदर टॉपिक दिया गया है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे कि कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जनरली कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं। ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जनरली हमारे पास 4 होते हैं जो कि आपको याद रखने हैं। ये विलेज पालमपुर के अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 यूज होते हैं जो कि आम जिंदगी में भी हमें देखने को मिलता है। सबसे पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, बहुत ही ऑब्वियस रिक्वायरमेंट है। अब आप देखिए, अगर हमें कल्टीवेशन करना है तो लैंड के बगैर कैन यू थिंक ऑफ कल्टीवेशन? वी कैन नॉट थिंक ऑफ कल्टीवेशन। देन लैंड के बाद हमें चाहिए लेबर, हमारी जो मेहनत है, हमें जो कंट्रीब्यूट करना है कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए एफर्ट, इसको हम लेबर बोलते हैं। देन थर्ड एलिमेंट जो चाहिए, फिजिकल कैपिटल। अब दोस्तों, ये जो फिजिकल कैपिटल है इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिस्कस किया जा सकता है। फिजिकल कैपिटल 2 पार्ट्स में कैसे डिस्कस की जा सकती है? एक है हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल वो एसेट्स हैं जो बार बार यूज होते हैं, और वर्किंग कैपिटल वो एसेट्स हैं जो वन टाइम यूज होते हैं। मैं आप लोगों के साथ आप ही के क्लासरूम का एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जो क्लासरूम के अंदर आप बैठते हैं, जो बेंचेस आप लोग यूज करते हैं, जो ब्लैक बोर्ड टीचर आकर यूज करता है या करती है, वो बार बार यूज होता है, कई साल से यूज हो रहा है, तो ये हमारा फिक्स्ड कैपिटल कहलाएगा। लेकिन जो चौक टीचर ने यूज किया वो एक बार यूज होकर खत्म हो जाएगा, इसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। सो कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए फिक्स्ड कैपिटल यूज होती है जो बार बार सेम एसेट बार बार यूज होता है, और वर्किंग कैपिटल जो एक बार यूज होता है। देन इसके बाद हमारे पास फोर्थ फैक्टर है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर एक मैनेजर है जो बाकी के सारे फैक्टर्स को, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल को इस तरीके से मैनेज करता है कि जो हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव हो सके। इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, लैंड, लेबर, कैपिटल, जिसे फिजिकल कैपिटल यहां पे लिखा गया है, और एंटरप्रेन्योर, इन चारों फैक्टर्स को मिलाकर एक कॉमन नाम दिया गया है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये आपको याद रखना होगा। इसके ऊपर क्वेश्चन भी बन सकता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये हमारे 4 डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं दोस्तों। देन इसके बाद कहा गया कि फार्मिंग एक्टिविटी, जैसा कि मैंने अपनी पहली स्लाइड में भी बोला था कि फार्मिंग एक्टिविटी विलेज पालमपुर में लोगों की मेन एक्टिविटी है। हालांकि वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी परफॉर्म करते हैं, बट मेन ऑक्यूपेशन उनका फार्मिंग है, और 450 टोटल फैमिलीज में से 75% जो फैमिलीज हैं वो कल्टीवेशन के ऊपर ही डिपेंडेंट है, वो फार्मिंग करती हैं। 450 में से 75% लोग फार्मिंग एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो इससे पता लगाया जा सकता है
कि ये कितना बड़ा एक फील्ड है। ये मॉरल स्टोरी की तरह ही है, जिस तरह से मॉरल स्टोरी से हमें एक लेसन मिलता है और अदरवाइज वो एक इमेजिनरी स्टोरी है, ठीक इसी तरह से ये पालमपुर की स्टोरी चाहे इमेजिनरी है, हमें सीख मिलती है कि लोगों का मेजर ऑक्यूपेशन एक्चुअली में क्या है। और हमारी कंट्री में भी एक्चुअली में ऐसा हो रहा है कि फार्मिंग हमारा मेन कल्टीवेशन है। इंडिया में ज्यादातर लोग एक्चुअली में फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये मॉरल स्टोरी की जो कुछ वैल्यू है हमारी रियल लाइफ से कोरिलेट होती हुई नजर आ रही है। देन दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है कि क्या कोई तरीका है सेम पीस ऑफ लैंड को यूज करते हुए हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ा लें। हालांकि प्रोडक्शन को बढ़ाने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, ज्यादा लैंड मिल जाए, ज्यादा लेबर मिल जाए। ज्यादा लैंड और ज्यादा लेबर आ जाए फिर तो प्रोडक्शन बढ़ाना सभी के लिए आसान है। टेक्निकल बात तो तभी होगी, चैलेंज तो तभी होगा सेम पीस ऑफ लैंड पे सेम लेबर से ज्यादा प्रोड्यूस कर कर दिखाया जाए। ये अपने आप में एक चैलेंज है। सो ऐसा क्या करें कि सेम पीस ऑफ लैंड सेम लेबर से हम ज्यादा प्रोड्यूस कर लें। जी हां, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल तब है अगर हम मल्टीपल क्रॉपिंग का जो पैटर्न है वो फॉलो करें। तो जान लेना जरूरी है कि ये मल्टीपल क्रॉपिंग एक्चुअली में होती क्या है। मल्टीपल क्रॉपिंग, जैसा कि यहां पे आप डेफिनेशन देख भी रहे हैं दोस्तों, मल्टीपल क्रॉपिंग एक ऐसा क्रॉपिंग का पैटर्न होता है जहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस की जाती है। हम सिर्फ एक क्रॉप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हम अलग अलग क्रॉप्स प्रोड्यूस करेंगे। ऐसा करके सेम पीस ऑफ लैंड से ज्यादा हम जो है आउटपुट ले सकते हैं। विलेज पालमपुर में जितने भी फार्मर्स हैं वो भी मल्टीपल क्रॉपिंग का पैटर्न ही फॉलो कर रहे हैं ताकि सेम पीस ऑफ लैंड से ज्यादा आउटपुट एक्सट्रैक्ट किया जा सके। विलेज पालमपुर में कौन से सीजन में कौन कौन सी फसलें सेम पीस ऑफ लैंड पे बोई जाती हैं, उगाई जाती हैं, ये हमने यहां पे मेंशन किया। एनसीईआरटी की बुक में लास्ट में आपकी पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनमें से एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी है जिसके ऊपर मैं अपना एक सेपरेट वीडियो भी अपलोड करूंगा। मैं एनसीईआरटी के डिटेल क्वेश्चंस के आंसर भी सेपरेट वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा। सो पालमपुर में एक्चुअली में मल्टीपल क्रॉपिंग किस तरीके से फॉलो की जा रही है आप देखें। रेनी सीजन के अंदर ये पालमपुर के लोग ज्वार एंड बाजरा उगाते हैं। रेनी सीजन के अंदर ज्वार एंड बाजरा उगाया जाता है। देन दोस्तों उस ज्वार और बाजरा के बाद अक्टूबर से दिसंबर के बीच में पोटैटो उगाए जाते हैं। देन उसके बाद विंटर सीजन में वीट उगा दिया जाता है और इसके अलावा लैंड का एक रीजनेबल पार्ट शुगर केन की प्रोडक्शन को भी डेडिकेट किया गया है। इससे ये पता लगता है कि विलेज पालमपुर के लोग काफी अवेयर हैं कल्टीवेशन की टेक्निक से। वो सेम पीस ऑफ लैंड से एक्स्ट्रा आउटपुट निकालना भली भांति जानते हैं। वो इग्नोरेंट फार्मर्स नहीं है, वो मॉडर्न मेथड ऑफ टेक्निक को भी फॉलो कर रहे हैं। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास टॉपिक है कि इस मल्टीपल क्रॉपिंग के अलावा भी क्या कोई और टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए सेम पीस ऑफ लैंड से ज्यादा आउटपुट एक्सट्रैक्ट किया जा सके। यस, बिल्कुल है। वो कौन सी टेक्निक है आइए जरा एक एक कर जानते हैं। सबसे पहले यूज ऑफ HYV सीड्स। HYV का मतलब होता है हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। अगर बढ़िया क्वालिटी का बीज यूज किया जाएगा तो आउटपुट भी अच्छा होगा। सो सेम पीस ऑफ लैंड से अगर ज्यादा आपको आउटपुट चाहिए तो आपको HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज करने चाहिए। देन फर्टिलाइजर्स यूज कीजिए। फर्टिलाइजर से क्या होता है, लैंड की जो फर्टिलिटी है वो बूस्ट हो जाती है और सेम पीस ऑफ लैंड से ज्यादा हमें आउटपुट मिल जाता है। मैं मानता हूं लॉन्ग टर्म में इसका ड्रॉबैक हो सकता है कि आज तो हमें ज्यादा आउटपुट मिल जाएगा बट लॉन्ग टर्म में लैंड की फर्टिलिटी डाउन हो जाती है। लेकिन हाल की घड़ी में हम सिर्फ वो चीजें पढ़ रहे हैं जिसके जरिए हम सेम पीस ऑफ लैंड से ज्यादा आउटपुट एक्सट्रैक्ट कर सके। हम इनके ड्रॉबैक्स हाल की घड़ी में नहीं पढ़ रहे। Then use of scientific technique like fallowing, crop rotation, multiple cropping. हमें scientific methods of production use करने होंगे। ये scientific methods क्या है? सबसे पहले fallowing। फैलोइंग का मतलब क्या होता है?
कि अगर आपने एक फसल उगाई है, हार्वेस्टिंग की है, फसल काट ली है, अभी लैंड को कुछ समय के लिए तकरीबन 20-25 दिन, एक महीने के लिए आप उस पर कुछ एक्टिविटी परफॉर्म ना करें, उसे खाली छोड़ दें। ऐसे में नेचुरल तरीके से लैंड अपनी फर्टिलिटी को रीगेन कर लेती है। देन दोस्तों, क्रॉप रोटेशन। अगर आपने अभी से फॉर एग्जांपल वीट उगाया, तो आप अगली बार एकदम से वीट ना उगाएं, अगली बार कोई और फसल उगाएं। तो अगर आप बदल बदल के फसलें उगाएंगे तो इसको हम क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। बार बार अगर एक ही फसल उगाएंगे तो लैंड की फर्टिलिटी जल्दी खत्म होती है। देन मल्टीपल क्रॉपिंग, ये मैंने अभी आपको बताया। मल्टीपल क्रॉपिंग, सेम पीस ऑफ लैंड पे एक साथ इकट्ठी जो है अलग अलग किस्म की फसल उगा देना। देन यूज ऑफ मशीन्स। अगर हम मशीन का ज्यादा यूज करेंगे तो इससे भी हमारी सेम पीस ऑफ लैंड से प्रोडक्टिविटी ज्यादा आ जाती है। अगर ह्यूमन एफर्ट खुद लेबर करेंगे तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो हम ज्यादा आउटपुट नहीं निकाल पाते। दोस्तों आगे चलते हैं। हमारे पास अगला टॉपिक है कि ये जो विलेज पालमपुर है, यहां पे फार्मर्स के पास लैंड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। 450 फैमिलीज है विलेज पालमपुर में। किसके पास कितनी लैंड है ये हमें देखना है। हमारे पास जो डेटा गिवन है उसमें कहा गया कि टोटल मिला के 450 फैमिलीज हैं, जो कि हमने इंट्रोडक्शन में ही जान लिया था। तकरीबन 150 फैमिलीज तो ऐसी हैं जिनके पास कोई भी लैंड नहीं है। ये बहुत ही गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, ये जो कोई भी किस्म की लैंड ऑक्यूपाई नहीं करते। सो बाकी की जो 440 फैमिलीज हैं, इनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है। ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की कैटेगरी में आते हैं। बाकी के बचे हुए जो 60 लोग हैं, 60 फैमिलीज हैं, ये बिग फार्मर्स की कैटेगरी में आते हैं। इनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा की लैंड है और कईयों के पास तो तकरीबन 10 हेक्टेयर की लैंड भी है या उससे भी ज्यादा है। सो दोस्तों 450 फैमिलीज के बारे में बताया गया कि 150 फैमिली के पास बिल्कुल भी लैंड नहीं है, ये दलित हैं। इसमें से 240 फैमिलीज के पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है। जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है उसको हम स्मॉल या मार्जिनल फार्मर बोलते हैं। और 60 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा की लैंड है, ये लार्ज फार्मर्स हैं। कुछ फार्मर्स तो ऐसे भी हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर या उससे भी ज्यादा है। सो ये विलेज पालमपुर में जो टोटल लैंड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया गया है। देन डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे फार्मिंग करने के लिए जो पैसे की जरूरत होती है, ये पैसे की जरूरत फार्मर्स कहां से फुलफिल करते हैं। हम जानते हैं कि विलेज पालमपुर में 3 तरीके के फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स, मीडियम फार्मर्स एंड लार्ज फार्मर्स। स्मॉल फार्मर्स की एक कैटेगरी बना दी गई है, मीडियम और लार्ज फार्मर्स की एक कैटेगरी बना दी गई है। स्मॉल फार्मर्स वो फार्मर्स हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की लैंड होती है। इनके लैंड के ऊपर प्रोडक्शन बहुत ही कम होती है, इसीलिए इनके पास इनकम कुछ खास नहीं होती। इनकम खास ना होने की वजह से इनके पास सेविंग नहीं होती और अगली बार खेती करने के लिए इनको लोन की जरूरत पड़ जाती है। और ये लोन लेते ही कहां से हैं? ये लोन लार्ज फार्मर से और कभी कभार मीडियम फार्मर से भी ले लेते हैं। बट जो ये लोन लेते हैं स्मॉल फार्मर्स, लार्ज फार्मर से बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन उठाते हैं। और जो लार्ज और मीडियम फार्मर्स हैं, इनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा का लैंड है, इनकी प्रोडक्शन थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए इनकी इनकम भी ज्यादा है। इनकम ज्यादा होने से ये सेव कर पाते हैं और अगली बार खेती करने के लिए इनको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सो दोस्तों, ये स्टोरी सिर्फ स्टोरी ही नहीं है, इसका मैसेज हमें अपनी रियल लाइफ से कोरिलेट होता हुआ नजर आता है। रियल लाइफ के अंदर भी गांव में अगर जाके देखेंगे हालत ऐसी ही है। स्मॉल फार्मर्स को लोन लेना पड़ता है, वो बिग फार्मर्स से लोन लेते हैं हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से और बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट होते हैं। इसी चीज को
हमें एक स्टोरी के जरिए एक्सप्लेन करके बताया गया है, जो कि सविता और तेजपाल की स्टोरी है आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर। सविता जो कि एक स्मॉल फार्मर है, जिसके पास 1 हेक्टेयर का लैंड है। बहुत ही कम लैंड होने की वजह से इसके पास प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा कम होती है। और तेजपाल एक बिग फार्मर यहां पे बताया गया है। सो सविता के पास लैंड है 1 हेक्टेयर और इसको वीट प्रोड्यूस करना है। वीट को प्रोड्यूस करने के लिए सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए, जिसके लिए पैसा चाहिए। और एस्टिमेट किया गया है कि सविता को 3,000 रुपए की जरूरत है, जिससे वो कल्टीवेशन स्टार्ट कर सके। अब क्या है कि इसके पास पैसा नहीं है, ये तेजपाल से, जो कि एक लार्ज फार्मर है, इससे बोरो करने का प्लान करती है। और तेजपाल पैसे देने के लिए अग्री तो कर देता है, लेकिन वो 24% इंटरेस्ट चार्ज करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। एक्चुअल में अगर बैंक से लोन लिया जाए तो सिर्फ 7 to 8% के ऊपर आपको लोन मिल जाता है, लेकिन तेजपाल 24% इंटरेस्ट मांग रहा है 4 महीने के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, तेजपाल एक और कंडीशन लगाता है सविता के ऊपर कि न सिर्फ वो इंटरेस्ट हाई पे करेगी, बल्कि इसको, सविता को, तेजपाल के फार्म के ऊपर काम करना होगा। तो अब क्या है, सविता पहले अपने खेतों में काम करेगी, अपने खेतों में काम करने के बाद तेजपाल के खेतों में भी आके काम करना पड़ेगा, और सिर्फ 35 रुपीज पर डे के वेज रेट के ऊपर, जो कि मार्केट रेट से बहुत ज्यादा कम है। सविता एक जो है मदर है, 3 बच्चे हैं इसके, तो इसको बहुत सारी हाउस होल्ड एक्टिविटीज भी करनी है, अपने खेतों में भी काम करना है, और फिर उसके बाद जाके तेजपाल के खेत में भी काम करना है। तो ये स्टोरी हमें रिफ्लेक्ट करती है कि एक फार्मर को किस तरीके से लार्ज फार्मर्स, पैसे वाले, किस तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं। फार्मर्स की हालत, छोटे फार्मर्स की हालत एक्चुअली में अच्छी नहीं होती, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब होती है दोस्तों। देन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, फार्मिंग के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, खेती करने के अलावा जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, उसे हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटी बोलते हैं। ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज क्या हो सकती है? ट्रांसपोर्टेशन, मान लीजिए किसी का 3 व्हीलर ऑटो है, तो ये एक ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है। देन एक्सचेंज, किसी की ग्रोसरी स्टोर है छोटा सा, तो चीजों को खरीदने बेचने का काम कर रहे हैं। डेयरी फार्मिंग, दूध की खरीदारी बेचने का काम हो रहा है। हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स खरीदे बेचे जा रहे हैं, फ्लावर्स खरीदे बेचे जा रहे हैं, ये हॉर्टिकल्चर सेगमेंट रहता है। देन बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारे नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज रहती हैं। एनसीईआरटी बुक की जो बैक एक्सरसाइज है, उसके अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके गली मोहल्ले में कौन कौन सी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं, उसकी लिस्ट बनाइए। तो आप जब अपनी जो है लोकेशन को स्टडी करेंगे, अपने गली मोहल्ले को स्टडी करेंगे, तो खेती के अलावा कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं, आप इनमें से ही कुछ एक्टिविटीज पाएंगे, तो वो एक्टिविटीज की आपको लिस्ट बनानी होगी। देन डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी डन सो दैट मोर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज आर प्रमोटेड। अब हमने देख लिया कि खेती के अंदर तो कुछ खास फायदा हो नहीं रहा, ज्यादातर किसान जो हैं पुअर हैं, तो क्या करें कि खेती के अलावा कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज प्रमोट की जाएं, ताकि इन फार्मर्स की जो एक्सप्लॉयटेशन एग्रीकल्चर के अंदर हो रही है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज को प्रमोट करके, तो ये फार्मर्स कल्टीवेशन को छोड़ के नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करने लग जाएं और इनकी हालत थोड़ी सी सुधर जाए। तो यहां पे कुछ सजेशंस हैं जो हम एक एक कर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, बैंक्स शुड प्रोवाइड लोन एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट so that poor villagers can start some business to help them earn a living. मैं कल्टीवेशन तो छोड़ दूं, मैं छोटा मोटा बिजनेस तो कर लूं, लेकिन प्रॉब्लम है लोन की। अब लोन लेने के मेरे पास 2 रास्ते हैं। एक तो विलेज मनी लेंडर से ले लूं, बड़े जो फार्मर्स हैं उनसे ले लूं, लेकिन वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज कर रहे हैं, अभी देखा हमने 24%। आप बिलीव नहीं करेंगे, 24 क्या 36% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हो जाता है। और आपने ये बिल्कुल पढ़ा होगा कि
पोता इंटरेस्ट चुकाता रहता है, जबकि लोन तो उसके दादे ने लिया था, प्रिंसिपल वहीं खड़ा रहता है। यह हालत हो जाती है जब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हो। तो बैंकों को आगे आना चाहिए, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किसानों को लोन देने चाहिए ताकि ये कुछ छोटा मोटा अपना बिजनेस प्लान कर सकें दोस्तों। देन इसके बाद गवर्नमेंट शुड बी मोर एक्टिव एंड स्टार्ट इफेक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम। गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्टार्ट करने चाहिए। इस डायरेक्शन में गवर्नमेंट ने रियल लाइफ में वैसे किए भी हैं, जैसे कि मनरेगा प्रोग्राम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेट गारंटी एक्ट 2005 में गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, जहां पे गवर्नमेंट एश्योरेंस देती है कि 100 दिन में आपको 365 दिन में से कम 100 दिन का काम तो मिलेगा ही मिलेगा मिनिमम वेज रेट के ऊपर। ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट करे हैं। इनमें से एक जयप्रकाश रोजगार योजना है, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट करे हैं। और ज्यादा अगर स्टार्ट करें तो एग्रीकल्चर के ऊपर से प्रेशर और ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। देन दोस्तों, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड ट्रेनिंग टू विलेजर्स इन डिफरेंट स्मॉल क्राफ्ट। अब होता क्या है कि मैं छोटा मोटा बिजनेस तो कर लूं, पैसा भी मेरे को लोन लेने की जरूरत नहीं है, छोटा मोटा बिजनेस करने को तैयार हूं, लेकिन आता कुछ नहीं है, खेती के अलावा कुछ आता ही नहीं, तो करूं क्या? तो ऐसे में गवर्नमेंट शुड मेक प्रोविजन ऑफ ट्रेनिंग। हमें कुछ एक्टिविटी सिखाई जाए, हमारे अंदर स्किल डेवलप की जाए, ताकि कल को अगर मुझे कल्टीवेशन को छोड़ के कोई और एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़े तो वो मैं एक्टिविटी परफॉर्म कर सकूं। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए इन विलेजर्स के लिए। देन हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड सेलिंग ऑफ लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ऑफ द विलेजर्स इन दी सिटीज। बहुत बार ऐसा होता है कि किसानों के पास पैसा है, वो खेती छोड़ के कुछ और काम कर सकते हैं, उनके पास स्किल भी है, उन्हें कुछ मैन्युफैक्चर करना भी आता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन गुड्स को बेचा कहां जाए, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है, शहरों तक सामान जा नहीं सकता, तो इनको बेचेंगे कैसे? सो बेचने की दिक्कत होने की वजह से ये फार्मर्स इसके बारे में सोचते ही नहीं। तो गवर्नमेंट को ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करवानी चाहिए कि इन विलेजेस का जो सामान प्रोड्यूस होगा ये बड़े आराम से ट्रांसपोर्ट होके शहरों तक चला जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत ही अच्छा वेल डेवलप्ड नेटवर्क एस्टैब्लिश होना चाहिए, ताकि सिटीज में ये किसान आसानी से अपना सामान ले जा सकें, बेच सकें और पैसा कमा सकें। देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है कि इंडस्ट्रीज शुड बी सेटअप इन विलेजेस। हालांकि ये बहुत मुश्किल है, ऐसे ही नहीं कि इंडस्ट्रीज रूरल एरिया में आ जाएंगी। गवर्नमेंट को क्या करना है, इन इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करने के लिए, रूरल एरिया में सेटअप करने के लिए टैक्सेस के ऊपर जो है रिबेट देना होगा, टैक्सेस इनके ऊपर कम करने होंगे, सब्सिडीज कंसेशन इनको ज्यादा देना पड़ेगा, और तभी ये इंडस्ट्रीज अट्रैक्ट होंगी रूरल एरिया में अपना ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए। जब ये इंडस्ट्रीज रूरल एरिया में आके सेटअप हो जाएंगी तो यहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज आसानी से प्रमोट हो पाएंगे दोस्तों। सो दैट वाज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, जिसमें हमने पालमपुर के लोग क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, पालमपुर कैसा दिखता है, किस तरीके के फार्मर्स हैं, वो अपने लोन की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करते हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज क्या क्या परफॉर्म की जाती हैं, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। सो दोस्तों, मैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड करूंगा, जिसमें मैं इसी चैप्टर के एनसीईआरटी के 14 क्वेश्चंस हैं उसको डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट, ये चैप्टर आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।